मैं इस वक्त इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस के सामने खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे इस वक्त इंडियन रिपब्लिक ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुत्व राज की जो फाशिज्म है और जो ह्यूमन राइट अब्यूज़ हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है कश्मीरी कम्युनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद लोगों की फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है जो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रही है। आज जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सिख बरादरी ने, पाकिस्तानी ने और कश्मीरियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जो इंडियन एम्बेसी के सामने अभी चल रहा है और जिसमें कोरोना SOPs की वजह से बहुत से लोगों ने इसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है। इस प्रोग्राम को दो जगहों के ऊपर तकसीम किया गया है, एक राइट हैंड के ऊपर है और एक लेफ्ट साइड के ऊपर है, जो ये सारी बरादरी मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। देश के अखबार की बातें करें या अजनबी सरकार की बातें करें, आज बात करते हैं एक ऐसी सरकार की जो अपनी ही आवाम के लिए अजनबी बन गई है। हमेशा की तरह इस साल भी जहां जहां इंडियन कम्युनिटी बसती थी, बशमूल इंडिया, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बनाया गया, बड़े शान से और बड़े मुख्तलिफ अंदाज से। इस दफा तो बड़ा अजीब कारनामा हो गया। इस दफा इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर पब्लिक बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर ऐसा बाहर निकली कि सारी बाड़ें, सारी फसीलें, सारी रुकावटें तोड़कर नई दिल्ली में दाखिल हो गई। और ये वही पब्लिक है कि जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जमा होकर अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी पिछले कई महीनों से। फिर ये पब्लिक कुछ ऐसा करती है कि ये दिन तारीखी दिन बन जाता है, क्योंकि एक तारीखी मकाम, भारत के तारीखी मकाम लाल किला पर झंडा लहरा जाता है, और वो भी खालिस्तान का। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो जहन में आता है कि ये जो सैकड़ों की तादाद में या आप कह लीजिए पंजाबी, किसान या सिख कम्युनिटी बाहर निकली थी, ये सब के सब पाकिस्तान के कैंपों में तरबियत हासिल कर कर आए थे या फौज पाकिस्तान ने इनको तरबियत दी थी। फिर दूसरा सवाल ये भी आम पब्लिक के जहनों में आ रहा था कि क्या किसानों का ये एहतजाज मोदी सरकार की तवक्कात और सोच से भी बहुत बड़ा था। फिर कहीं और सवाल आता है कि ये जो नए कवानीन बनाए गए हैं, क्या ये सब के सब कवानीन किसानों की मौत का परवाना लेकर आ रहे हैं। और फिर आखिरी सवाल, और सवाल बहुत है लेकिन अगर मैं खास सवाल रखूं, ये भी सवाल जहन में है कि इंडिया के ये किसान आखिर चाहते क्या हैं। पूरी दुनिया में मोदी सरकार का तमाशा बनाकर रख दिया है। अब ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात हम आज जानने की कोशिश करेंगे, और इन जवाबात को जानने के लिए आज फिर हमने स्टूडियो में अपने एक बार फिर एक बड़ी खास पर्सनैलिटी को दावत दी है। बड़े जोशीले और बड़े हक की बात करने वाले, यूं कहूं कि सच्ची और खरी बात करने वाले, ना सिर्फ ये कि तबसरा निगार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, यूट्यूब ब्लॉगर भी हैं, और क्योंकि फौज पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है तो वो एक सही रुख में और डायरेक्शन में बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेजर आदिल साहब की, जिनको इस दफा फिर हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है और इन सारे सवालात के जवाबात हम उनसे हासिल करेंगे। मेजर आदिल राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शफक, आपने दावत दी और एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए आज आपने जो टॉपिक चुना है, मौके की मुनासबत से डे है इंडिया का, जिसको इंडियन ब्लैक डे के तौर पे, इंडियन रिपब्लिक ब्लैक डे के तौर पे आज मनाया गया पूरी दुनिया के अंदर, खसूसन हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर।
जी, आपने जो सवालात किए थे खास तौर पे उसका ताल्लुक था कि आज इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया गया और जिस शान से मनाया गया वो शान पूरी दुनिया ने देखी कि जो ही वो परेड खत्म हुई उनकी मिलिट्री परेड, उसके साथ ही ट्रैक्टर परेड की गई, जिसकी आपको ये बताता चलूं कि मेरे ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर मैंने जिक्र किया है कि उनके वॉर हीरोज ने, इंडियन आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने वहां पे लीड किया ट्रैक्टर मार्च, जो ये फॉर्मर्स ट्रैक्टर मार्च था, और उनके ऊपर इंतहाई जुल्म बर्बरियत का सामना उनको करना पड़ा। दिल्ली पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस की तरफ से उन पे टीयर गैस शेल्स की फायरिंग हुई, आंसू गैस की फायरिंग करके उनके डिस्पर्स किया गया, लाठी चार्ज और डंडा चार्ज किया गया। उसके बावजूद खालिस्तान का झंडा दिल्ली के किले पे उन्होंने कहा था वो लहराएंगे, और उन्होंने लहरा के छोड़ा। आप ये देखिए, और एक्स सर्विसमैन ने लीड किया वहां पे। और इधर इस्लामाबाद के अंदर भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का डेलीगेशन है जिसमें मैं शामिल था। हमने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के सामने एक तरफ और एक उसके बाद जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और इंडियन एम्बेसी के सामने हमने जाके एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हिंदुस्तान के झंडे को आग लगाई वहां से जहां से हिंदुस्तान के सफारती एहलकार देख सकते थे हमें। तो आप ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमने वहां, जब मैंने इसकी वीडियो शेयर की है और मैंने जिक्र किया है कि इंडियन एम्बेसी के सामने हम झंडा जला रहे हैं, उनको नजर आ रहा है जी। एहतजाज हमारे अलावा ऑल पाकिस्तान जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है मकबूजा कश्मीर की, उनका खास वफद जो है मकबूजा कश्मीर से शामिल था हमारे साथ, और उन्होंने इस एहतजाज के अंदर हिस्सा लिया। बहुत बड़ी तादाद में खवातीन और हजरात जो है सिविल सोसाइटी के, उन्होंने हिस्सा लिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया। और जो हिंदुस्तान में हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा। इसको ये लोग कहते हैं शफक की डेमोक्रेसी है, ये कहते हैं डेमोक्रेसी है। मैं कहता हूं डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। What kind of a Republic Day were you celebrating? There is no Republic there. कुछ बोल रहे हैं लोग जी जी। पब्लिक चिल्ला रही है, पब्लिक निकल के सामने आ रही है। अब पूरी दुनिया ने तमाशा ये देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह कारों की रैली निकली। अब ट्रैक्टर्स तो यहाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं, अब आपसे मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि सो कॉल्ड इनकी जो जमहूरियत का तमाशा और जनाजा जो निकला, तो अब ये पाकिस्तान में तो आप लोग थे, तो चले आप पाकिस्तानी हैं, आप तो दुश्मन हैं उनके सबसे बड़े। ये ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, जहां जहां सिख कम्युनिटी या पंजाब या किसानों से ताल्लुक रखने वाले रहते हैं, उन सबको तो पाकिस्तान ने या आप लोगों ने तरबियत देके नहीं निकाला होगा ना। इसका क्या जवाब है? भारत में तो हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत इतना भोंडा किस्म का इन्होंने मतलब उसका जवाब इन्होंने घड़ के रखा हुआ है। हिंदुत्व फैशिस्ट ने इंडिया के अंदर, ये कहते हैं खालिस्तानी टेररिज्म है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तान ने ट्रेन किया हुआ है। आप देखें शफक के मेरा लास्ट आर्टिकल जो कुछ दिन पहले नेशन में छपा, कॉलम जो छपा, वो था कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स beckoning for support. You see, the thing is that there are 19, not 1, not 2, not 3, 19 freedom movements, 19 फ्रीडम मूवमेंट चल रही है इस वक्त इंडिया में ऑन गोइंग। 19, अंदाजा करें। उसके ऊपर मैंने आर्टिकल देखा, नेशन के अंदर है, आप मेजर आदिल राजा गूगल करें तो आपको मेरे आर्टिकल्स आ जाएंगे। उसमें लेटेस्ट आर्टिकल ये है, इंडिया की 19 फ्रीडम मूवमेंट जिस मुल्क में चल रही है, और ये इन्होंने जोर पकड़ा है पिछले 7 साल में। आप नोट करें, जब से ये जो हिंदुत्व फैशिज्म फैला और जब से ये जो इंडियन वन अपार्थाइड जो ब्राह्मण लेड अपार्थाइड है, हिंदुत्व अपार्थाइड चल रही है, फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व बेचते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व बेचते हैं ये, और चाणक्य को अपना बाप मानते हैं ये, इंडियन मैकियावेली को। मतलब ये चाणक्य को अपना बाप मान के वहां पे जो उसकी पॉलिसीज करते हैं, तो वो तो कहता है, खुल के कहता है जोर माइट इज राइट। डंडे के ऊपर कौन सी डेमोक्रेसी? डंडे के जोर पे ब्राह्मण्स ने एक अपार्थाइड चलाई हुई है हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से पिछले 7 साल में पहले भी था ये काम। देखें, कांग्रेस भी यही काम करती थी, लेकिन जरा अंडर द रैप्स करती थी, छुपा के करती थी। लेकिन पिछले 7 साल से तो ये खुल के सामने आ गए ना, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हम।
ठीक है। हाँ। और जीना हराम कर दिया इन्होंने माइनॉरिटीज का, खासकर मुसलमानों को, और फिर सिखों का भी इन्होंने हराम कर दिया। हालांकि सिखों को आगे लगा के तो इन्होंने ये अपार्थाइड चला रहे थे, अभी हाँ, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने जो है, जब उनके हक की बारी आई तो उनके खिलाफ ये जो खड़े हो गए। तो देखें, इस जो पिछले 7 साल में फैशिज्म जो फैली हिंदुस्तान में, दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया, ग्लोबल लेवल के हजमियत को उठानी पड़ी। लेकिन जो इंटरनल डायनामिक्स में फर्क आया वो ये है कि आज 19 फ्रीडम मूवमेंट्स आर ऑन गोइंग है इस वक्त इंडिया के अंदर, और उसमें जो कश्मीर की मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है फुल फ्लेज, जो पंजाब की मूवमेंट है उसको ग्लोबल सिख डायस्पोरा सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा कि आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में ग्लोबल सिख डायस्पोरा को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट की एक्चुअल जो 7 सिस्टर्स हैं, ये बड़ी अहम बात है, गौर तलब बात है। 7 सिस्टर्स जो हैं, उसका इंडियन मीडिया कहता है कि जी इसकी सारी लीडरशिप जो है वो चाइना में बैठी हुई है, बॉर्डरिंग में लासा में बैठी हुई है, और चाइनीज चुप है उसके ऊपर, कुछ नहीं कहते। कहते हैं कि सेकंड टियर लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, और फिर 4.5 किलोमीटर अंदर घुस के इंडियन क्लेम्ड इलाके में पूरे पूरे गांव आबाद किए हैं। वो किसके लिए आबाद किए हैं? वहां चाइनीज तो आके रहेंगे नहीं ना, वहां पे वो लोग रहेंगे जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स लीड कर रहे हैं, उनके साथ चाइना में बैठी हुई है। मतलब आप देखें, एनालिसिस तो यही होता है ना एनालिस्ट का, कि वो जमीनी हकायक को देखते हुए नुक्ते से नुक्ता मिला के एक तस्वीर आपके सामने लेके आए। तो वो तस्वीर जो है वो मैंने लिखी है इस अपने कॉलम के अंदर, और मैं आपको बता रहा हूं अभी कि 19 फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं, और चाइना, ये हिंदुस्तान तो मुकाबला ही नहीं है ना। चाइना ने तो उनको 1962 में भी पछाड़ा था। मतलब ये करके इनको पति देखें गलवान में इनके साथ क्या हुआ, ठीक है। अभी चाइनीज ये मैसेज दे रहे हैं, ये बात गौर कीजिए शफक, चाइनीज अमेरिकन को मैसेज दे रहे हैं कि ये तुम्हारा जो बगल बच्चा है इसको अगर बचा सकते हो तो आके बचा लो। अमेरिकन चुप बैठे हुए, उन्होंने सिर्फ गलवान के बाद एक उन्होंने बयान जारी किया था, उसके अलावा उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा था कि रीजनल पीस के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है, इसके ऊपर जो है बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए। हालांकि पैगाम देखें, चाइना का क्या मुकाबला है, और चाइना पाकिस्तान अलायंस के सामने हिंदुस्तान को तो जो फोर्सेस आज दिन तक इनकी 1 कोर थी दिल्ली के अंदर जी, और इनकी 16 कोर थी पाकिस्तान की तरफ फेस करके, 1 कोर भी, ये पूरी कोर्स मूव कर दी उन्होंने चाइना की तरफ फेस कर दी है। उनका प्राइमरी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइनीज बॉर्डर कर दिया है। लेकिन चाइनीज तो वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं, वो तगड़े हैं, एयर सिक्योरिटी उनके पास है, और वो पैगाम दे रहे हैं अमेरिका को कि आओ बचा लो, उनको बचा सकते हो तो। उन्होंने गांव भी पूरा बना के रख दिया है, लीडरशिप उन्होंने सारी अपने पास रखी हुई है। वो उन्होंने वहां पे किस लिए रखी हुई है? उनको वहां सेटल करने के लिए थोड़ी रखा हुआ है, वो भेजेंगे वापस अपने इलाकों में अपनी मर्जी के टाइम के ऊपर। तो देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स आर कमिंग अहेड फॉर इंडिया, and unfortunately Indians, instead of learning the lesson, the Indians who are I would say sensible and secular, they understand this madness, and what they are doing is that they are lobbying against BJP government abroad, but it's not going to work. Why? Because इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट दिखता है, एंटी चाइना सेंटिमेंट दिखता है। इंडियन मीडिया चैनल्स पे आपने टीआरपी बढ़ानी है, इंडियन पॉलिटिशियंस ने वोट लेने हैं, तो पाकिस्तान को गालियां निकालो, चाइना को गालियां निकालो, आपका चूरन दिखेगा। पाकिस्तान में क्या है सर? पाकिस्तान में आप सिर्फ 3 पार्टियों के पॉलिटिशियन बिठा के आपस में लड़ा दें बस। हमारा जो एम्फेसिस है वो डोमेस्टिक है, हम बाहर नहीं देखते, हम डोमेस्टिक देखते हैं, वो टीआरपी बन जाएगी। सोच में फर्क है। हमारे यहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट के ऊपर ना पॉलिटिशियन को वोट मिलता है और ना मीडिया की टीआरपी बढ़ती है, वहां पे इंडिया में टोटली ऑपोजिट है। अभी इंडिया का जो एक ट्रेंड है, ये आप बताता ये है कि जो हिंदुत्व फैशिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदू राष्ट्र का जो ये नारा लेके आई है, ये खत्म नहीं होगा। दे विल ग्रो इन स्ट्रेंथ, बिकॉज ये चूरन बेचना बड़ा आसान है उनके लिए। वो इसको बेचेंगे पॉलिटिशियंस, और ये दोबारा पावर में आएंगे, और जब दोबारा पावर में आएंगे तो उस वक्त अंत होगा। शफक, आप देखेंगी कि उस वक्त ये फ्रीडम मूवमेंट जो है सही जोर पकड़ेंगी, और उस वक्त फिर ये जो अभी दे आर गेटिंग सपोर्ट, दे आर गोइंग टू गेट द सपोर्ट देन। आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर इंडिया। इट विल बी अ रिपब्लिक डे विदाउट अ रिपब्लिक, आई टेल यू। इनका पीछे सिर्फ जो है ना, ये थोड़ा सा लगा
जाग इंडिया जाग, आपने कहा 19 वो चल रही है। तो आप मुझे बताएं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती उस इंडियन एंकर का जो केक कटिंग सेरेमनी कर रहे थे, पाकिस्तान को काट कर पाकिस्तान टुकड़ों में जोकर। वाला है, अपने घर के अंदर संभाले, घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी जी हाँ, जी हाँ, जोकर्स हैं ये लोग, जोकर्स हैं। वो और करते इनके हैं। इस तरह के जोक्स बिकते हैं ना, इसलिए ये हाँ, जोकर हैं। क्यों ये चूरन बेच रहे हैं? क्योंकि शफक ये बिकता है वहां पे, उनके हाँ, पॉलिटिशियन बेचते हैं। मोदी ने अभी तो बालाकोट, अर्नाब गेट क्या है? अर्नाब गेट ये है कि पुलवामा वाज एन इनसाइड जॉब एंड बालाकोट वाज एन इलेक्शन स्टंट, अ फॉल्स फ्लैग। वी ऑल नो इट, दे न्यू इट, बट दे न्यू दैट दिस इज गोइंग टू गेट मोदी री-इलेक्टेड, और वही हुआ, आप देखें। तो हाँ, बात ये है कि ये काम आपको बताता ये है कि ये इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये ओवरनाइट इंडियंस को होश नहीं आएगी। ये जब तक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे उस वक्त तक, जब तक इनकी टांगे कट नहीं जाती। हाँ, इनका अपनी हरकतों की वजह से ये 19 फ्रीडम मूवमेंट जोर पकड़ेंगी और हाँ, 19 की 19 कामयाब होंगी। और बैलेकनाइजेशन ऑफ इंडिया के ऊपर मैं बात करता हूं कि इट्स अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ हिंदुत्व फैशन लिखता हूं, ये मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है जिसमें मुझे इनपुट आईएसआई से मिलती है, एमआई से मिलती है, और पाकिस्तान में आज तक किसी ने खुल के लिखा नहीं कि यार मुझे आईएसआई बता रही है। मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखता हूं कि आईएसआई एनालिसिस विंग ने मुझे बताया है, नेशन के अंदर वो आर्टिकल छपा है। जाहिर हाँ, बात है मैं गैर जिम्मेदारी से तो ऐसी बात नहीं कर सकता ना, मुझे बिल्कुल सही, जिम्मेदार आदमी हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान सही, में रहता हूं, तो मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही। एनालिसिस है हमारा ये कि हिंदुत्व फैशिस्ट जो है तोड़ के जाएंगे। और आप देखें हाँ, दोस्त यार नाराज जरूर होते हैं कि राजा साहब आप क्यों इनकी आंखें खोल रहे हैं, लेकिन बात ये कि इनकी आंखों पे नफरत की पट्टी बंधी है और ये आधी मेरी बातों से खुलने वाली नहीं है। ये हाँ, नहीं समझने और सुधरने वाले, ये हाँ, वो कौम है। हम तो इनकी हालत जार देख के हमने इस्लाम कबूल किया था ना। कहते हैं ना, मुझे सबसे बड़ा इंडियन ट्रॉल्स का ताना ही क्या होता है कि तुम तो हिंदू मुसलमान हुए हो। मैं कहता हूँ करवट करवट जन्नत नसीब हो मेरे बुजुर्गों को जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हम मुसलमान हुए। और हमें आज यहाँ पे ये एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी, हाँ, देखिए ये एक बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड नहीं करना पड़ता। ये बिल्कुल। तो करवट करवट जन्नत नसीब करें हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमें जो है इस कुफर से भी निजात दिलाई और कुफर दर कुफर से निजात दिलाई कि जी हमें डिफेंड नहीं करना पड़ रहा गलाजत को जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही है और इन लोगों को करनी पड़ती है डिफेंड। जी यहाँ पे आपकी इत्तला के लिए एक अहम बात भी बताऊंगी और फिर मैं बताऊंगी कि मुझे भी एक कॉल आई है। जी यहाँ पर जो हिंदू कौंसिल इन्होंने तश्कील दी है, हिंदू कौंसिल पूरी दुनिया में हिंदू जी कौंसिल के नाम से पेज बन रहा है, वेबसाइट बन रही है। हिंदू जी कौंसिल ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एक वेबिनार किया जिसपे मैंने एक प्रोग्राम किया, उसको पब्लिश किया मैंने, तो उसके बाद बड़ा हलचल सी मच गई। और उसमें कुछ बंदर जो कि बड़ा जहर उगलते हैं, और एक दो और मैं आपको उसके लिंक भी भेजूंगी, उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल गए और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए इतना आगे निकल गए कि उन्होंने इस्लाम के लिए नाउजुबिल्लाह बहुत बुरे बुरे कलमात कहे कि हमारे प्रॉफिट के लिए मेरी जबान मैं खाक हो जाऊं, कि कहा ये तो रेपिस्ट हैं और ये तो डाकू हैं। मैंने वो क्लिप अपने पास राजा साहब महफूज कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि जब हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो वो उसको गायब कर देंगे उस सारी वीडियो को। और वो बड़े फख्र से कहते रहे कि इस्लाम जो है टेंटों में परवान चढ़ा है। और आप ये देखिए कि वो इन मुल्कों में आरएसएस की सोच रखने वाले यहाँ पर ये तरगीब दे रहे हैं और तरबियत कर रहे हैं हिंदुओं की कि आपको मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखनी है, आपको पाकिस्तानियों से दोस्ती नहीं रखनी है, इनके बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करना है। तो नफरत की फिजा ये इन ममालिक में भी फैला रहे हैं। तो ये अपने, मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं ये लोग, वो समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया पे मोदी वाली सोच जो है वो उसको राइज कर देंगे। हालांकि जी जी जी, असल में शफक आप देखें ना कि एक तो ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इनको 15 साल का पिछला एक्सपोज किया, कट्टा छट्टा खोला। इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सेम थॉट प्रोसेस जो आप अभी बता रही हैं, ठीक है। और ये थॉट प्रोसेस किसका होता है इसके ऊपर बात करते हैं। नाजी जर्मनी के अंदर जो थॉट प्रोसेस था लोगों का वो बिल्कुल यही था। उन्होंने प्रोपेगेंडा करके ब्रेन वॉश कर दिया पूरी कौम को, ठीक है। और नाजीज ने जिस तरह के जुल्म ढाए ज्यूज के ऊपर भी इवन,
और मतलब आर्यन रेशियल सुपीरियरिटी की थ्योरी थी ना नाजीज की, और क्या था, वही थ्योरी जो है यहाँ पे हिंदुत्व थ्योरी है। तो ये ब्रेन वॉश किया हुआ है, दे आर zombies, दे आर आइडियोलॉजिकल zombies, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुत्व फैशिज्म, और ये बाज नहीं आएंगे। इनको हाँ चेकमेट करना पड़ेगा, और चेकमेट ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में हेट स्पीच पे लॉज हैं, इनको हेट स्पीच पे इनको पुलिस को रिपोर्ट करें, और इनको रिपोर्ट करें, और वहां पे आपको पता है हम लोग क्यों वहां जाते हैं कि लॉ इज एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवन, इसलिए हम जाते हैं वहां पे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ये बांग्लादेश में ये बात नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर जाके सेटल होते हैं ना, कि हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इसलिए हम बाहर जाते हैं ना। नहीं तो हमें कोई कीड़ों ने काटा है कि अपना मुल्क छोड़ के जाएं बाहर। असल कहानी तो ये है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिजाज ही ऐसा है कि माइट इज राइट, ठीक है, पूरा ऑल डेवलपिंग कंट्रीज में इसी तरह है। इस वजह से वहां पे हमने इनका सामना करना है हेट स्पीच पे इनको रिपोर्ट करके, और उसके अलावा अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये ईयू, एक तो हमने दूसरा एक्सपोज करना है, ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जिनको एक्सपोज किया इंडियन क्रॉनिकल को, इसको हमने मजीद ये इसको दफन करना चाहते हैं वक्त के अंदर, और जिस तरह हमारा 4 दिन गुजर गए तो नया टॉपिक चला के उसको दफन करना चाहते हैं, हमने इसको दफन नहीं होने देना, उसके साथ साथ हमने इनको रिपोर्ट करना है जी। हमने ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट को दफन नहीं होने देना। अगले 15 साल तो उन्होंने चलाई है ना, अगले 15 साल हमने इसको दफन नहीं होने देना, और उसके बाद ये जहां जहां बोलेंगे वहां पे हेट स्पीच पे हमने इनको कन्फ्रंट करना है, रिपोर्ट करना है। हमने यहाँ पे, मैंने पूरा, आप यकीन करें, मैंने वो दिन रात लगा के उनकी पूरी जो वेबिनार थी उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके वो कामे वाला को यहाँ पर पहुंचाई है, और उसकी तरफ से मुझे रिएक्शन आया। अच्छा, एक और जबरदस्त बात हुई मेरे प्रोग्राम के बाद जो मैंने रिलीज किया, मुझे जो यहाँ के लिबरल सोच रखने वाले जो हिंदू थे, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें भी एविडेंस चाहिए, और मैं हैरान हूं कि वो सो रहे थे कहीं। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस की सोच के ऊपर हम आगे इन लोगों को बढ़ने नहीं देंगे इन मुल्कों में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले आप जैसे लोगों के लेक्चर से कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। वैसे कुछ के डेमोक्रेटिक आप डेमोक्रेट्स ने पावर लिया, तो वहां पे भी 2 की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आरएसएस एफिलिएशन की वजह से दे हैव बीन फायर्ड बाय जो बाइडेन। वो भी ये उनके अगेंस्ट ये डिफरेंट जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका ने, उन्होंने मिल के उनके खिलाफ खुद लिखा, तो तब जो बाइडेन ने उनको फायर किया। तो ये चीज, इसमें हम बोलने से शर्माते हैं, शर्माना नहीं चाहिए। ये तो वो जिस जोकर का आप जिक्र करनी, जो केक काट रहा था उसको कन्फ्रंट करने पे आया, मैंने आपको कहा ना, हमारा फोकस ही नहीं है पाकिस्तान से बाहर देखने का। पाकिस्तान के अंदर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ही फंसे रहते हैं, और उसी के ऊपर देखते हैं, उसी पे खुश होते हैं, क्योंकि हमारे जाहिर बात है पैटी इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमारी कौम के। ये जरूरत है इनको कन्फ्रंट करने की, इनको आईना दिखाने की, इनको रिपोर्ट करने की, और इस एफर्ट के अंदर जो सेंसिबल, सेकुलर और इवन पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी है वो शामिल है हमारे साथ। बिकॉज देखें शफक कि अगर ये इसी तरह चलेगा तो एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी। ये यहाँ पे बम हमने शबरातों के लिए तो रखे नहीं है ना, बात ये है कि इट इज अ न्यूक्लियर रिजीम, और म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे। इसलिए ये इस तरह के जो ये एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट और रेसिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर फिरे, हमसे इनको तकलीफ मजहब के ऊपर है, तो हम तो कहते हैं भाई पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। हमने कौन सी मतलब यहाँ पे मतलब कौन सी हमको, अगर हम कश्मीर के ऊपर लड़ते हैं तो कश्मीर हमारा हक नहीं है क्या? हम मुसलमान है वहां पे, हम उनके लिए खड़े हो रहे हैं ना, लेजिटिमेट कॉज है, हाँ लेजिटिमेट कॉज के पीछे खड़े हो रहे हैं जी। आप टेबल पे नहीं आएंगे तो हम फिर किसी और तरीके से उसको हल कराएंगे, फिर प्रॉक्सी वॉर्स और हाइब्रिड वॉर्स होंगी ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इनको आईना दिखाना हर फोरम के ऊपर। मैंने एक ड्रास्टिक चेंज, जिस जोकर का आप जिक्र कर रही है, वो दिन की 6 ट्वीटें करता था, अभी 3 दिन में 1 करता है, क्योंकि उसको आईना दिखाना हर ट्वीट के ऊपर शुरू किया हमने। मैंने पर्सनली मैंने उसको कन्फ्रंट करना शुरू किया। कन्फ्रंट करने के लिए एक मेजर को, वो तो खैर लोग कहते हैं 4.5 साल सर्विस है, 2 साल एक्टिव है सिर्फ, लेकिन चले मेजर उसने रैंक के साथ लगाया हुआ, तो एक मेजर को मेजर ही कन्फ्रंट कर सकता है। इसी तरह अवाम को अवाम कन्फ्रंट करती है,
हर लेवल के ऊपर इनको कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है, इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि ये सोच पैदा हो और उसके साथ साथ जो इंडियन सेंसिबल इंडियंस हैं, मेच्योर इंडियंस हैं, पैट्रियोटिक इंडियंस हैं, इवन जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। हिंदुस्तान के अंदर तो मीडिया पे नहीं बोल सकते। शुबाना आजमी और जावेद अख्तर ने खुल के बोला ना। हाँ, उनका क्या अशर किया, जो मुझे तो लगता क्या है अशर किया। तो तो अगर हम कश्मीरियों को सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहे, हम जो डेमोक्रेटिक राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स के लिए भी बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो हमारा बोला हुआ दिखाते हैं, क्योंकि वो खुद बेचारे तो बोल नहीं सकते। इंडिया में बोले तो वो तो वहां पे मॉब लिंचिंग हो जाती है, और अगर आप ऑनलाइन बोले तो ऐसी ट्रोलिंग करते हैं वो लोग कि जीना हराम कर देते हैं। इन मुल्कों में अगर बोलते हैं तो वहां पे उनके घरों पर जो जुल्म ढाया जाता है, मैं ये जो आप जो कह रहे हैं ना, जो कि अच्छे जहन वाले हिंदुओं में उनकी बात कर रही हूँ, वो लोग भी बोलते हुए डरते हैं कि हमारे घरों पर जाकर जो है ये लोग बहुत जुल्म ढाएंगे। हम कश्मीरियों की तो क्या बात करें, यहाँ मुस्लिम्स की तो क्या बात करें। अच्छा, एक ग्रुप, यही बात है। शर्मिला बोस जो है, मैं आपको बताऊं, मैंने आजकल इंटरव्यू कर रहा हूं, सॉरी बात आप कर रहा हूं, मिस्टर जैनुल आबिदीन का। मिस्टर जैनुल आबिदीन ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बांग्लादेश में रहते हुए खुद वो फ्रीडम मूवमेंट के एक लीडर थे, और उन्होंने बुक लिखी बड़ी इंपॉर्टेंट, रॉ इन बांग्लादेश। और मैं उस सिलसिले में उनके इंटरव्यूज कर रहा हूँ, आपसे मैंने शेयर भी किया था। दूसरा जो उसमें फेमस जो कैरेक्टर है, डेड रेकनिंग लिखी शर्मिला बोस ने। शर्मिला बोस लंदन में है, और क्योंकि मेरा लंदन बहुत ज्यादा आना जाना है, तो मेरी उनके साथ बातचीत हुई, और वो बिल्कुल डरी नहीं है। वो कहती है कि मुझे जान से मारने की, जो मेरी जितनी फैमिली इंडिया में रहती है उनको जान से मारने की रॉ वालों ने धमकी दी हुई है कि कत्ल कर देंगे अगर तुमने कोई इंटरव्यू दिया पाकिस्तानियों या किसी को भी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काहे का, किस चीज का? उसको अपनी फैमिली के, शर्मिला बोस की सेफ्टी नहीं है उसकी फैमिली की। आप देखें, शर्मिला बोस को थ्रेट इस ना करिए, जैनुल आबिदीन की फैमिली की जो है वो सारी की सारी लेके अमेरिका बैठे हैं, इसलिए वो खुल के बात कर रहे हैं। ये लोग तो बोलने नहीं देते और ये बातें करते हैं, तो इसलिए हमें बोलना बहुत जरूरी है, इनके हक में बोलना बहुत जरूरी है, और इन लोगों को, इनकी आवाजों को सामने लेके आना बहुत जरूरी है। हम तो इनकी तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा, एक जो ग्रुप है वो ये कहता है चाइना पे, मतलब ये इंडियन ग्रुप जो है वो ये कहता है चाइना पे ज्यादा रिलाय ना करे, वो आपको भी धोखा देगा, वो पाकिस्तान को भी धोखा देगा। ये क्या बात है? जी बिल्कुल ये आप देखें ना कि ये हमारे कितने सगे हैं कि इनको बड़ी परवाह है कि चाइना हमें धोखा देगा। इनका ख्याल है हम दूध पीते बच्चे हैं कि हमें नहीं पता कि हमें चाइना से किस तरह का रिलेशनशिप चलाना है अपना। ये हमें मशवरे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये अपनी वजह से दे रहे हैं कि डरे हुए हैं, ये डरे हुए शिद्दत के साथ चाइनीज के बारे में बात नहीं करते। और अब पाकिस्तान में मैंने आर्टिकल लिखा कि कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप टू एन अलायंस, नेशन के अंदर ये आर्टिकल आया। तो हम आज दिन तक चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप थी, दोस्ती थी, और दोस्ती के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, लेकिन जब जंग लगती है किसी मुल्क की तो वो फिर एक दूसरे की मदद पार्टनर नहीं करते, वो अलायंस करता है। अगर आप अलायंस में उस मुल्क से, तो अब चाइनीज जो हैं वो हमारे साथ अलायंस बिल्डिंग कर रहे हैं। अब हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने यस की, जिसकी वजह से हमने उस पर लब्बैक कहा, जिसकी वजह से इमरान खान ने कहा कि हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है, मिलिट्री अलायंस हमारा उनके साथ डेवलप हो रहा है, जिसकी मिसाल JF-17 थंडर है, और हमारा टैंक है, जो टैंक्स हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इनको डर लगा हुआ है शिद्दत के साथ कि ये अभी अलायंस बन गया है, 2 फ्रंट 1 फ्रंट बन गया है। चाइना पहले नहीं संभाला जा रहा था, अभी पाकिस्तान भी साथ मिल गया है, कैसे संभालेंगे हम? इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, इनके इस इकोनॉमी के साइज के साथ भी इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, हथियार खरीदने के पैसे नहीं है, ये लीज करने के चक्कर में भी हथियार सारे नए। तो आप ये बात सोचें और समझें कि इनको क्यों डर लगा हुआ है। खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, ये कहते हैं हमें लीज पे दो अभी। तो अभी बात ये है, और पाकिस्तान ने अपना फाइटर जेट भी खुद बनाया, आगे भी हम खुद डेवलप करेंगे। चाइना से अगर हम बनवा रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का जो सेटअप है वो भी नया शुरू हो गया है। जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो नेक्स्ट सेंट्रिक डोमेन के अंदर है, हम उसके अंदर भी अपनी डेवलपमेंट चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारी इंटर ऑपरेटेबिलिटी डेवलप हो रही है, इनको इसलिए डर लगा हुआ है शिद्दत के साथ। बाकी चाइनीज से हमने कैसे चलना है वो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है।
हमने बड़ा किसी को प्यारा। जो है, हमने अपने इंटरेस्ट सेव करने हैं, नेशनल इंटरेस्ट सेव करके चलना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने रीनेगोशिएट किए हैं आके तमाम जो टर्म्स हैं, जो कहते हैं सीपेक खत्म हो गया है, लेकिन हाँ रीनेगोशिएट होके चल पड़े हैं और पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर किया गया है उनके अंदर। जी हाँ, आपने बड़ा प्यारा जवाब दे दिया, बड़ा बड़ा जोरदार प्यारा जवाब। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब ये जो हुआ खालिस्तान का जो है झंडा भी लहरा दिया गया, अब ये रिएक्शन में जो है इल्जामात तो अभी भरमार हो जाएगी शुरू, जी जैसे ये जो इनके जोकर्स बैठे हुए, तो एनओसी पर जी। कशीदगी बढ़ने का खतरा है आप लोगों को कि ये करेंगे ये हरकतें? देखिए, एलओसी के ऊपर तो कशीदगी तो कभी कोई दिन ऐसा होता नहीं है कि ना हो, पूरे साल के अंदर चल रही होती है कशीदगी। हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। हाँ एलओसी में सिर्फ डिलेमा ये है, हमारा अलमिया ये है कि ये लोग खुल के फायरिंग करते हैं हमारे सिविलियन आबादी पे भी, पॉपुलेशन पे भी। बहुत, हाँ हमसे हमसे 10 गुना ज्यादा करते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी को टारगेट करना होता है, जो कि हाँ बंकर्स के अंदर बैठी हुई है। तो इस हाँ वजह से इनका वहां पे पल्ला जरूर भारी होता है, क्योंकि हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही होती हैं, लेकिन एक इंच हमने इनको जगह नहीं दी ना हम देंगे। तो एलओसी तो पूरा साल चल रही है, मुद्दा है एलएसी का। एलओसी छोड़े, हम्म, एलएसी पे आए, जिसके ऊपर ये अपनी सारी की सारी फोर्सेस लगा रहे हैं, दो खोरे मूव कर रहे हैं वहां पे, फिर भी इनसे मामला समझ नहीं रहे। हाँ एलएसी के ऊपर चाइना ने गलवान में इनको पीटा, उसके बाद एलएसी के ऊपर ही इन्होंने जो इनकी सियाचिन का मेन सप्लाई रूट है चाइना ने ब्लॉक कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अंदर आके एलएसी पे 4-4.5 किलोमीटर उन्होंने बना लिए, अपने शहर आबाद करनी है, गांव बना दिए हैं वो। अभी तो उनके अंदर जब लोग रहना शुरू होंगे तो उनको समझ आएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एलओसी छोड़ें, आप एलएसी की बात करें इनके साथ। जी बड़ा मजेदार। अच्छा चलिए, मैं वापस आती हूँ जो शुरू में मैंने सवालात किए थे कि जी जैसे अब फ्लैग वहां पे खालिस्तान का हो गया, अब मुझे जी। बताएं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार को या मोदी साहब को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मुनज्जम हो जाएगा, ये सारी रैली किसानों की और वो सारे उन्होंने कुछ ऐसा ही हो गया कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि पहुंच जाएंगे लाल किला पे झंडे लहरा देंगे, और जी जी ऐसा ही हो गया, तवक्कात से नहीं ज्यादा निकल गया। जी शफक, इनको अंदाजा था, लेकिन क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली में आज हुआ जो भी हुआ, क्योंकि इसको लीड इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स कर रहे थे। अभी आप इसको गौर करें इस बात के ऊपर, जिन्होंने कारगिल वॉर भी लड़ी है, मुख्तलिफ महाजों के ऊपर लड़े हुए हैं, वॉर वुंडेड ऑफिसर हैं, वेटरन्स कर रहे थे। तो जो मिलिट्री मैन जिस वक्त लीड कर रहे थे ट्रैक्टर रैली को भी, तो उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज मिलिट्री प्लानिंग के तहत ये काम किया। और आज उन्होंने प्रूव किया कि जिस दिन वो चाहें दिल्ली बंद कर सकते हैं, और दिल्ली बंद हो गया तो हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। दिल्ली को सीज करके उन्होंने साबित किया कि हमारी, और क्योंकि मिलिट्री माइंडसेट है, हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ क्या है जी? हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ पंजाब के फार्मर्स के बेटे हैं, क्या और वही लड़ते हैं इनके लिए और वही मरते हैं इनके लिए, जिनके ऊपर इस वक्त हिंदुत्व फैशिस्ट सरकार ने अपने गुज्जीज को खुश करने के लिए, गुज्जीज बिजनेसमैनों को खुश करने के लिए इन्होंने ये जो कॉर्पोरेट लॉ लेके आए हैं। और ये कहते हैं कि वो पहले बड़े अमीर हैं, ये असल में उनको गरीब करना चाहते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो तो अपने हक के लिए खड़े होंगे, जमीन उनकी एट स्टेक है, वो छोड़ेंगे थोड़ी। और उनके बच्चे हैं जो जाने दे रही है, उन्हीं के साथ आप उनको खालिस्तानी टेररिस्ट बोलो तो वो आपको छोड़ेंगे। और आज की मिलिट्री प्लानिंग के साथ हुई भी, मैंने शेयर किया है, जो लीड कर रहा था इनका ऑफिसर और कारगिल वॉर का इनका वेटरन है, तो हाँ मैंने वो भी शेयर किया, ट्वीट की है, आप देखिएगा। कारगिल वॉर के वेटरन ने इनको लीड किया आज के ट्रैक्टर मार्च को। तो ये तो पूरे का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था, और ये आइंदा भी इस तरह होगा। इन्होंने साबित किया है कि ये, और इस ऑपरेशन को अगर बाहर से सपोर्ट मिल जाए, इस वक्त सिख ग्लोबल डायस्पोरा तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बॉर्डर तो पाकिस्तान से मिलता है पंजाब का। तो अगर यहाँ से नार्कोटिक्स फिर भी जा सकते हैं, बाढ़ उस फेंस के बावजूद तो वेपन्स क्या नहीं जा सकते अगर कोई चाहे तो बात ये है कि ये बड़ी सोचने वाली और गौर तलब बात है। जी जी। क्या गए वैसे आप बातों बातों में? हम तो फौजी लोग हैं ना, सिर्फ सिनेरियो बता रहे हैं, एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये तो फिर चीजें देखनी पड़ती है ना, कि अगर इनको नहीं समझ आ रही तो इनको पंजाबी समझाएंगे, अभी इनको सिख समझाएंगे। हमने तो लांगा खोला करतारपुर का, हम तो
लांगा खोलने को तैयार हैं, जो भी कहेंगे सिख भाई आए, वीजा फ्री हम देंगे इनको जी। हाँ, आप छोड़े इस बात को, हमने करतारपुर लांगा नहीं खोला। तंग किया है तो हिंदुत्व सरकार ने वहां पे इंडियन में तंग किया है, दिल्ली सरकार ने तंग किया है, हमने नहीं तंग किया। आगे भी हम खोलेंगे सारे लांगे, और हाँ, हम तो कहते हैं कि आए, वीजा फ्री है, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स कमिंग अहेड, and it will only and only gain force, and Khalistan is one of the 19 freedom movements I've just mentioned. जी। अच्छा देखिए, हम तो जो आपने, ये भी आपका पीस का ही पैगाम है ना, कि आपने कहा हमने तो करतारपुर के भी दरवाजे खोले और भी दरवाजे खोलेंगे। हम तो हम की बात कर रहे हैं, तो एक आम हिंदुस्तानी को ये बात समझनी चाहिए ना, और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हिंदुस्तानी है वो तो समझे ना कि अब क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया में तमाशा इस साल जो, वो तो सारे हिंदुस्तान से भागे हुए हैं, वो तो सारे बाहर हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो बोलता है वो बिजनेस वगैरह करने बैठे हुए हैं, उनको इतनी जरूरत ही नहीं है बोल सकें। आपने देखे ना, जो ढके छुपे दबी अल्फाज में बोलते हैं, वो बहुत सोच समझना हो जाए, वो डरे हुए बैठे हैं। तो इस वजह से ये चीज हिंदुस्तान में हम ये जरूर ये बात करेंगे। और हमने तो देखे, इन्होंने वो हिंदुओं को लाल बाग है ना, वो लाल बाग साबित हुए। यहाँ सबज बाग दिखा के हिंदू राष्ट्र के हमारे, इन्होंने हिंदू सिंध से माइग्रेट करके चले गए इंडिया, वहां पे कत्ल हुए, 6 महीने हो गए उनके कातिल के, उनका एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। वो लुटे पुटे वहां से अपने कत्ल करवा के 11 बंदे वापस आए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इनको रिहेबिलिटेट किया। वो किधर गया इनका हिंदू राष्ट्र जो हिंदुओं के लिए उन्होंने बनाया था? हिंदू तो फिर, और हिंदुओं की स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तान में ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान पूरे को मिला के आप देखें, कंपैरिजन करें, तो जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हिंदूज की जो परसेंटेज पाकिस्तान की है, वो इंडिया से ज्यादा है। आप अंदाजा करें। ये जो बातें करते हैं टेंटों के अंदर, तो फिर हम इस तरह की बातें नहीं करते ना जी। हम कहते हैं कि अमन है तो हिंदुस्तान की, हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में बढ़ रही है। तो हम तो इस चीज में नहीं आते। बाकी इनको हमसे तकलीफ है कि अल्लाह का नाम लेते हैं, बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं, हमारी मोहब्बत है, उनसियत है। हमने आपको थोड़ी पूछा कि फलाने का नाम राम क्यों रखा और फलाने का नाम भगवान के नाम पे क्यों रखा। यार आपका मजहब है, आपकी अकीदत है, आप करें जो आप करते हैं। आप हमारे ऊपर, आपको मेजर साहब बताओ, वो तारिक फतेह जैसे लोगों को हमारे खिलाफ लेकर आते हैं, और तारिक फतेह साहब उस वेबिनार में फरमा रहे थे, जो इन्होंने पब्लिक नहीं किया और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, वो कहने लगे कि भाई ये हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, तो अगर ये विजय खान रखना नहीं पसंद करते नाम, तो ना रहे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान चले जाएं। मतलब वो कहते हैं मुसलमानों को अपने नाम विजय और ये और वो रखने चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये अपने नाम के आगे पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट क्यों रख रहे हैं? तारिक फतेह साहब तो निकाले गए, एक नहीं कई मुल्कों से निकाले गए। तो नंगे दीन नंगे दुनिया नंगे वतन बेशरम आदमी जिसका आप नाम ले रही हैं, तारिक फतेह और सलमान रुश्दी, तारिक फतेह किस्म के लोग पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, जो बिकने के लिए तैयार हैं। कोई खरीदार, बस उसको बोली लगनी चाहिए। इस तरह के कई लोग, की बोली जो लगाता है तारिक फतेह की, वो बोली उसकी लगती हिंदुस्तान में है, उसका चूरन बिकता है हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में बेच रहा है। हिंदुस्तान को ये जाकिया और इस तरह के लोग, और वो एक को आरजू काजमी टाइप, इस तरह के लोग पसंद है ना। इनको इस तरह के लोग पसंद है क्योंकि ये इनकी मर्जी की बात करते हैं और इनका चूरन बिकता है, इसलिए इन्होंने उनको एनालिस्ट बनाया हुआ है। मेरा उनकी हकीकत क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब उसको पाकिस्तानी कहना पाकिस्तान के मुंह के ऊपर चांटा है। हाँ, वो खामखा उनको लेकर आते हैं ऐसे लोगों को जो बेचारे ऑलरेडी जो है पिटे हुए। अच्छा चले, आखिर में मुझे ये बताएं कि अब किसानों का ये मुद्दा कहाँ तक पहुंचेगा, क्या होगा, हल होगा कि नहीं हल होगा? किसान चाहते क्या है? देखिए, किसान तो चाहते हैं कि जो उन्होंने फॉर्म लॉज एक्ट ये लेके आए हैं वो उसको रिवोक किया जाए और मंडियों तक रसाई हो। और हिंदू सरकार कहती है कि मंडियों तक तो रसाई है, लेकिन जो ये लॉज हैं इसमें 2 से 3 सालों में मोनोपोली बन जाएगी कॉर्पोरेट्स की यहाँ पे, और मंडियां खत्म हो जाएंगी सारी की सारी। मंडियों का फायदा किसानों को ये है कि किसान अपनी मर्जी का रेट लेते हैं और मंडी से भी कमाते हैं, उसके अलावा आड़तियों की सूरत में भी कमाते हैं, और किसानों को अपनी मर्जी का रेट मिलता है। वो मोनोपोली नहीं कायम होने देते, ओपन मार्केट रेट एक चल रहा होता है। वेरज जो ये फॉर्म लॉज आए हैं, ये 2 से 3 साल में होगा ये कि मंडी जब खत्म हो जाएगी और बाहर सिर्फ एक कॉर्पोरेट बचेगी जो खुद भी प्रोड्यूस कर रही होगी, तो वो रेट डिक्टेट करेगी। जब वो रेट डिक्टेट करेगी तो मोनोपोली कायम हो जाएगी।
मोनोपोली कायम होगी तो फिर हाल ये होगा कि ऑलरेडी आप देखिए कि किसान हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को जो फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तादाद किसानों की है। हजारों के तादाद जो है वो हर 2-3 महीने में, क्वार्टर में अपने आप को फांसी लगा लेती है क्योंकि उनका इस्तेसाल हो रहा है। ये यही चाहते हैं कि पंजाब में फार्मर्स के साथ भी यही हो, हालांकि पंजाब में भी 34 लोगों ने फांसी अपने आप को लगाया। ये चाहते हैं कि इनका ये हाल होगा तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे, काबू में आएंगे, गुर्बत के इंसान का खन्नास और आजादी का खन्नास इनके जहन से निकलेगा, पा सकेंगे। इसके पीछे कहानी दरअसल ये है जी। और एक सेलेक्ट ग्रुप है जो बीजेपी सरकार को फंडिंग करता है, उन्हीं की एक ऑपरेशन है, उन्हीं को फायदा पहुंचना है इस मोनोपोली का। एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो पंजाबी जो है, सिख जो है वो कमजोर हो जाएगा, फाइनेंशियली माड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली कमजोर होगा तो जिसका पेट में नहीं भर रहा होगा तो वो आजादी के बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये होगा कि जो गुजी, इनके गुजरात बेस्ड बिजनेसमैन हैं, जिनकी ये बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनको इन्होंने उनकी जो फाइनेंसिंग है, पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, उसका बदला देना है, चाह रहे हैं। इसके ऊपर यू टर्न लेने पे नहीं तैयार होंगे क्योंकि अगर ये यू टर्न लेते हैं तो अगले इलेक्शनों में इनको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ इनका नेशनल कॉज जो हिंदुत्व ने अपना हिंदुत्व एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपना कॉज रखा हुआ है वो ये है कि फाइनेंशियली जो है इनको इतना कमजोर किया जाए पंजाबियों को, इंडियन पंजाबियों को, कि ये आजादी जो है सिखों के जहन के अंदर जो ये घुसी हुई है, जिसकी वजह से 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और जो गोल्डन टेम्पल के अंदर हुआ, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर फैली नहीं है, वो दोबारा सेंटिमेंट जो है, ये लोग बाहर तो जरूर चले गए लेकिन दोबारा ये अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और दोबारा ये फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ इनके पास जो है, वो जाहिर बात है जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाता है तो उसके बाद आप आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो आइडियोलॉजी तो आजादी के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर वो आजादी की बात करेंगे। तो वो दो मकसद मकसूद हैं। एक तो अपने बैकर्स को, फाइनेंशियल बैकर्स को जो है इन्होंने वो फेवर करना है और उनको जो है बेनिफिट पहुंचाना है थ्रू दिस लॉ जो वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इनको कमजोर करना है किसानों को जी, ताकि इनका रूल जो है वो मजीद ग्रिप जो है इसके ऊपर काबू हो सके। और ये सारी जो ड्राइव चली है ये करतारपुर ज़ादारी खुलने के बाद चली है। करतारपुर खुला तो इनके जहन में आया कि यार ये तो फिर अभी बाकी भी लांगे पाकिस्तान खोलेंगे और ये तो तगड़े हैं, ये तो इन्होंने सिखों ने अपने जोर के ऊपर करतारपुर इंडिया से खुलवाया है। हम तो तैयार थे, इंडियन नहीं खोलने पे तैयार थे। ये जोर क्यों था? क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली तगड़े हैं, ये लोग वो स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इन्होंने फिर कहा जड़ से काटो, इनको फाइनेंशियली कमजोर कर दो ताकि दोबारा ये ऐसा हमारे ऊपर लॉबिंग ना कर सके जी। हाँ, तो ये गलती कर गए। ये बताएं कि गदर मचेगा, इनकी फौज में खुद बगावत उठेगी, आपको ये नजर आ रहा है? देखिए शफक, बगावत क्या होती है? हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे एन इंडियन सोल्जर डाइज इन एन इंसिडेंट ऑफ सुसाइड, या खुद अपने आप को उड़ा देता है हर तीसरे दिन, या खुद अपने आप को उड़ा देता है, या अपने किसी साथी को उड़ा देता है, अपने ऑफिसर को उड़ा देता है। और इसके ऊपर जनरल समय राम ने पूरी किताब लिखी है और ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो ये सारे का सारा गदर तो ऑलरेडी मिचा हुआ है। आप देखें, गदर तो इस वक्त ऑलरेडी मिचा हुआ है वहां पे। सिर्फ इसको अभी ये जलती पे तेल डालने का काम यहाँ पे हो रहा है और ये मेरे ख्याल में तो मजीद भड़केगा ये मामला। इसको टेम्पररी ये सेटल जरूर करना चाहेंगे लेकिन टेम्पररी से कभी इनके काबू नहीं आएंगे। टेम्पररी सेटल करने के लिए हो सकता है कोई ये सोल्यूशन करें कि अच्छा फिलहाल मामला को रफा दफा करें, इसकी लॉ की इंप्लीमेंटेशन थोड़े बाद में की जाए। हो सकता है ये जोर पकड़े तो इनको पैसिफाई करने के लिए लॉलीपॉप इनको दें, लेकिन ये मानेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने अपना एक नेशनल इंटरेस्ट बनाया हुआ है कि इनको कमजोर करना है। और कमजोर ये तभी होंगे जब किसानों की इनकम कम होगी। तो इनके ऊपर मोनोपोली जब होगी ना एक कॉर्पोरेशन की, तो वो कॉर्पोरेशन जो बोलेगी वो सुनेंगे, रेट ऊपर लेने के लिए सुनेंगे नहीं। तो बात तो ये है, जब नेगोशिएशन यूनियन से होंगी एक डेमोक्रेसी में, तो वो अपने मुतालबात ऑफ द रिकॉर्ड रखेंगे कि यार साड़ी गल मनो तो फिर असि थोड़ा रेट चंगा कर लांगे। ये तो यहाँ तो इस तरह चलता है। तो
तो ये आप ये मामलात इनकी इतनी समझ सिखों को भी है, हम उनको बेवकूफ कहते हैं, लेकिन बेवकूफ लतीफों की हद तक ठीक है, बेवकूफ नहीं है, बड़े सियाने हैं वो अब जी। बहुत पढ़ लिख गए, तो ये ये सिर्फ मामला खराब होंगे जी। अब पूरी दुनिया में उनकी उनकी जो औलादें वो फैली हुई हैं, और वो जब बाहर जी मुल्कों हाँ, में जी हाँ, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, शऊर आपका बढ़ता है, तो जी हाँ। मेजर साहब चलते चलते जरा जनता जो है, जो आवाम जो है हिंदुस्तान की, उसको क्या पैगाम दे जी जाएंगे आप फिर भी एक कोशिश आंखें खोलने की। मैं कोशिश ही करूंगा कि होश के नाखून लें, मैं यही कह सकता हूँ, होश के नाखून लें। बंदर को माचिस मिल गई, उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। इसी तरह मोदी को हुकूमत मिल गई और पूरे हिंदुस्तान को आग लगा रहा है, और इसका ख्याल है कि बाहर वो कोई कर रहा है। आप अपनी इकोनॉमी देखें, 7 साल के अंदर जो है जो इकोनॉमी है आपकी, वो कहां से कहां पहुंच गई है। आप देखें, इस चीज को नोट करें, हिंदुस्तान की जॉब्स पिछले 7 साल में वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन है। जॉब जो है वो सबसे कम है पिछले 7 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के फाइनेंशियल लॉसेस पिछले 7 साल के अंदर जो थे, पिछला 30 साल उठा के देख लें, 2007 से पाकिस्तान ने यू टर्न लिया 2006 के अंदर कंप्लीट कश्मीर में, उसके बाद 2007 से इनकी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री इस तरह गई है। लेकिन पिछले 7 साल में वो जो इन्होंने सफर तय किया था, एक डेकेड लॉन्ग सफर इन्होंने तय किया था, वो नीचे आया है बिल्कुल, और कोविड ने मजीद इनका बुरा हाल कर दिया है जी। तो होश के नाखून लें, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, बट पीस ऑन इक्वल टर्म्स। असि कोई बड़ा पराशरा नहीं मनते, साडे नाल बराबरी ते गल करो, हम बात करेंगे। if you think you are big brother, well then we'll tell you, don't worry, we'll clarify your doubts. So peace is the logical way forward, and that is my message as always. राजा आदिल साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, बड़े प्यार से आपने एक अच्छा सा पैगाम दे दिया तमाम हिंदुस्तानियों को। हम लोग जंग नहीं चाहते, हम अमन और सलामती चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान। लेकिन जो जंग नहीं चाहता उसका मतलब ये नहीं है कि वो जंग अपने ऊपर मुसल्लत करवाना पसंद करेगा। तो आप पाकिस्तानी आवाम को, अफवाज पाकिस्तान को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी बुज़दिल ना समझें कि इस तरह के वेबिनार्स करके आप जहर आलूद बातें कर कर हमारे मजहब, हमारे दीन और हमारी कौम और हमारे मुल्क का नाम बदनाम करेंगे। खुद अपनी आंख के तहशीर पर नजर रखें, हमारी आंख के कंकड़ निकालने वाले। हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खूबसूरत पैगाम कि हम उनसे दोस्ती और प्यार का रिश्ता हमेशा कायम रखना चाहते हैं। इसलिए आपको मोदी सरकार के चेहरे के नकाब को जल्द से जल्द उलटना होगा, नफरत की फिजाओं को खत्म करना होगा। यही पैगाम है पहचान टीवी का। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी को इजाजत दें। खुदा हाफिज।